हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नया क्लास 12 फिजिक्स की बिगनिंग होगी आज। माय नेम इज राजेंद्र कुमार नागर। हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ी फिजिक्स के ब्रांच है हमारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि ये फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए यानी कि इसमें दो पार्ट पढ़ने होंगे। एक तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक, अब देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि इसमें जो चार्ज होगा वो स्थिर अवस्था में होगा, यानी कि रेस्ट अवस्था में। इसमें जो चार्ज होगा वो कौन सी अवस्था में होगा? रेस्ट अवस्था में। और इसमें जो चार्ज होगा वो मोशन अवस्था में होगा, यानी कि गतिशील अवस्था में। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत की कहलाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत आवेश, यानी कि एक विद्युत आवेश ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है। विद्युत आवेश होता क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो आप, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। जैसे आप देखिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। P बराबर E। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो वस्तु क्या होगी? उदासीन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर, तो वस्तु क्या होगी? उदासीन। फिर देखिए आप यहाँ पर इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या अधिक है,
इस वस्तु में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। P इज ग्रेटर देन E, P इज ग्रेटर देन E। तो वस्तु क्या होगी? धनावेशित। वस्तु क्या होगी? धनावेशित। फिर देखिए आप, इस वस्तु में देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, किससे? प्रोटॉन की संख्या से। तो वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित। क्या होगी वस्तु? ऋणावेशित। ठीक। तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन सा आवेश आएगा? इसमें धनावेश। यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। फिर देखिए आप, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। अब देखो आप यहाँ पर, विमा आपने पढ़ी होगी 11th में। 11th का यानी कि थोड़ा सा ये विमा वाला पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। विमा कैसे निकालते हैं आप देखिए, यानी कि विमा होती क्या है? यानी कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, यानी कि मूल भौतिक राशियों के रूप में बदलने पर उनके संगत आने वाली घातों को भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। जैसे आप देखिए आवेश, आवेश बराबर धारा इंटू समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो देखिए धारा के लिए क्या लिखते हैं अपन? A इंटू समय के लिए क्या लिखते हैं? T। अब जिनकी घात नहीं होती उनकी घात यहाँ पर देखो 1 मानी जाती है, इनकी घात नहीं लग रही, 1 मानी जाएगी। तो यानी कि अब देखो अपने को तो विमा दर्शानी है, द्रव्यमान भी दर्शाना है, लंबाई भी दर्शानी है, समय भी दर्शाना है, तो उस प्रकार से लिखना है अपने को। तो देखिए आप यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो m की पावर 0, l लंबाई नहीं है तो l की पावर 0, t की पावर देखो t की पावर 1 और a की पावर 1। तो ये क्या हो गया? आवेश का विमीय सूत्र। फिर देखिए ये आवेश का क्या हो गया? विमीय सूत्र। तो आप जानते हो कि यानी कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई तथा समय यानी कि मूल भौतिक राशियों के रूप में बदलने पर उनके संगत आने वाली घातों को भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। फिर देखिए आप आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार। आवेश मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। ठीक, आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 है ऋणात्मक
आवेश। ठीक, अब देखो विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रस्तावित किए थे। किसने प्रस्तावित किए थे? धनात्मक और ऋणात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने प्रस्तावित किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए आप, किसी पदार्थ में प्रोटॉन की अधिकता के कारण धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणावेश आता है। अब देखिए आप, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई होगी, उस टेबल के आधार पर आपको ये बताना होगा कि कौन सी वस्तु धनावेशित होती है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होती है। तो आप देखिए, यानी कि नीचे दी गई तालिका में यदि किसी वस्तु को उसके नीचे वाली किसी भी वस्तु से रगड़ा जाए तो वह वस्तु धनावेशित होती है तथा उसके नीचे वाली वस्तु ऋणावेशित होती है। जैसे वो टेबल देखिए आप, सबसे नंबर 1 बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, फ्लालेन, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, इंडिया रबड़, रेंजिन, अंबर, गंधक, एबोनेट। अब देखिए आप, इस टेबल में आपने देखा था कि यानी कि किसी वस्तु को उसके नीचे वाली किसी भी वस्तु से रगड़ा जाए तो वह वस्तु धनावेशित होती है और उसके नीचे वाली वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित होती है। जैसे आपने बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा? एबोनेट की छड़ से। बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा? एबोनेट की छड़ से। तो बिल्ली की खाल क्या हो जाती है? धनावेशित, और एबोनेट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित। ऐसा क्यों? यानी कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले गए? एबोनेट की छड़ में। और आप जानते हो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो क्या होती है? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो वस्तु क्या होती है? धनावेशित। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कांच की छड़ को अपन ने रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। यानी कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? रेशम के कपड़े में। तो कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। तो इस टेबल के आधार पर आप ये बता सकते हो कि कौन सी वस्तु धनावेशित होती है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होती है। ठीक, अब देखते हैं अपन प्रयोग देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक कांच की छड़ लेते हैं, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से स्टैंड पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर धागे की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक स्टैंड पर लटका दिया, तो आप जानते हो कांच की छड़ पर रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। कांच की छड़ पर धनावेश आ गया। अब देखिए उसके बाद में अब क्या कर रहे हैं, एक और कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा और इस लटकी हुई कांच की छड़ के पास ले गए, तो ये दोनों कांच की छड़ें क्या हो जाती है? प्रतिकर्षित हो जाती है।
प्रतिकर्षित। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। ठीक, अब देखिए आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये चित्र स्पष्ट हो गया। ठीक, अब चित्र सेकंड में देखेंगे। अब एबोनाइट की छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रतापूर्वक वही धागे की सहायता से स्टैंड पर लटका देते हैं और एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। ठीक, अब एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं। क्या करते हैं? एक और एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़कर इस लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं। इस लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं तो ये छड़ें दोनों क्या होती है? आपस में क्या होती है? प्रतिकर्षित होती है। क्या होती है? प्रतिकर्षित। ठीक, ये एबोनाइट की छड़। ठीक, ये चित्र 2 हो गया। ठीक, अब देखो आप आगे चित्र 3 की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपन एबोनाइट की छड़ लेते हैं, उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे की सहायता से वही स्वतंत्रतापूर्वक स्टैंड पर लटका देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? देखिए आप, अब यहाँ पर एक कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इस लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास लाते हैं तो ये दोनों छड़ें क्या होती है? आकर्षित होती है। दोनों छड़ें क्या होती है? आकर्षित। दोनों छड़ें क्या होती है? आकर्षित होती है। तो देखिए आप, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति का आवेश क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। समान प्रकृति का आवेश क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित होता है। विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है? आकर्षित होता है। अब देखिए नोट, आपसे पूछा जाए कि वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है तो आप क्या कहोगे? कि प्रतिकर्षण के द्वारा। क्या कहोगे? प्रतिकर्षण के द्वारा। क्योंकि अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तु के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। और विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी क्या होता है? आकर्षण होता है। इसी कारण से वस्तु के आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक,